गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग लास्ट टॉपिक की जो बात कर रहे थे वो अस्तित्ववाद के बारे में बात कर रहे थे और उन्हीं बातों को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अस्तित्ववाद और शिक्षा हमारा टॉपिक चल रहा था। तो एक दर्शन के रूप में अस्तित्ववाद को संकट का दर्शन कहा जाता है, जो भौतिक उन्नति और विज्ञान के आविष्कारों के कारण मनुष्य बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा लीन हो गया कि वो अपने अस्तित्व को ही भूलने लगा। अपने बारे में उसने विमर्श कम कर दिया, अपने प्रति जो उसकी अवेयरनेस है वो कम हो गई। तो यही वो विचारधारा है जो इस बात पर बल देती है कि मनुष्य को मूल तत्व से पहले, सार तत्व से पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपने प्रति जागरूक होना चाहिए। तत्व का अस्तित्व जानने से पहले अस्तित्व के बारे में जानना चाहिए, ये कहते हैं। फिर तो ये काफ़ी सारी हमने दार्शनिक बातें कर ली थी। इसमें हमारा आज का मसला एजुकेशन के बारे में रहेगा, और एजुकेशन पर भी हम एक पीछे वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन कौन से वो आधार हैं जो अस्तित्ववादी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दो तीन बातों पर वहाँ चर्चा हुई थी, बात निकल कर सामने आई थी। एक बात तो ये थी कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो स्वतंत्र है, वो फ्री है, वो किसी चीज़ों से बंधा हुआ नहीं है। और ये स्वतंत्रता किस बात की है? ये स्वतंत्रता है चयन की। हम अपने जीवन में जो चाहें वो अपने लिए चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ये भी तय करती है कि हमारी जो डेस्टिनी होती है, हमारा जो भाग्य होता है, वो भाग्य हमारा डिसाइडेड नहीं है, बल्कि उसे हम बनाएंगे। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पहले से निर्धारित है। पूर्व निर्धारिता मानव जीवन के साथ नहीं होती है। वो अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। चीज़ों को चुनता है वो, और चीज़ों को चुनता है तो चुनने के लिए फिर उस सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की आ जाती है। और जब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है तो इससे टेंशन उत्पन्न होती है, उससे चिंता या घबराहट होती है कि यार मैं ही इसके लिए पूरा जिम्मेदार हूँ जीवन के लिए। तो फिर क्या करता है वो? फिर वो परेशान होता है, संघर्षों में आता है। तो शिक्षा मूल रूप से क्या करती है कि जो तकलीफ चयन की वजह से हो रही है उसको जीवन में, उससे उसे मुक्ति दिलाए, उसे कम कर दे। तो ये कुछ बातें हुई थी। इसके अलावा शिक्षा के अर्थ पर हमने बात की थी। वॉन क्लेमेरिस की एक परिभाषा के बारे में भी हमने देखा था कि अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता के रूप में शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। फिर हमने शिक्षा के उद्देश्यों को देखा था कि उद्देश्य क्या है शिक्षा के। तो चयन की पीड़ा से मुक्त कराना, ठीक है, आत्मचेतना के लिए बौद्धिक विकास की बात हो गई थी, व्यक्ति की अद्वितीयता का बोध कराना, वैयक्तिक उन्नति कराना, मानवीय मूल्यों का विकास कराना। इस तरीके के कुछ उद्देश्य भी हमने देखे थे। फिर हमने बात की थी पाठ्यक्रम क्या है अस्तित्ववाद का। तो पाठ्यक्रम के लिए कोई निश्चित विषय ये तय नहीं करते हैं। फिर भी इतना निकलकर सामने आता है कि ऐसे विषय जो हमारे भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, उनको प्रथम स्थान प्रदान किया है, और वैज्ञानिक विषयों को सबसे अंतिम पायदान पर ये रखते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे वो है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? तो वैयक्तिकता के मूल्य पर सबसे ज्यादा बल देता है अस्तित्ववाद, और ये कहता है कि जो भी शिक्षण विधि हो, जिस तरीके से भी बच्चे को पढ़ाया जाए, उसमें वैयक्तिकता का जरूर ध्यान रखा जाए। वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी। एक एक व्यक्ति को अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस मान्यता को जो सबसे ज्यादा पूरा करने वाली विधि है वो है सुकराती विधि। सुकरात की विधि, प्रश्नोत्तर विधि जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा सुइटेबल बैठती है इस विचारधारा पर। इसी के ये समर्थक हैं। और विरोधी किसके हैं? सामूहिक विधियों का ये विरोध करते हैं। सामूहिक विधियों का विरोध, ठीक है। ये सामूहिक विधियों का विरोध करते हैं। जैसे आज परंपरागत रूप से हमारे यहाँ विधियां चल रही हैं, उनमें ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक बड़ी सी क्लास होती है, उसमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। बोले ऐसे नहीं, सब बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि वैयक्तिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक। और वैयक्तिक रूप से सुकराती विधि, और सुकराती विधि के अलावा एक और जो बात कह सकते हैं वो है स्वशिक्षण
स्वशिक्षण पर बल। खुद व्यक्ति सीखे चीजों, स्वशिक्षण पर बल देता है, अपने आप करके सीखना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। और स्वशिक्षण के माध्यम से सहज ज्ञान पैदा होगा व्यक्ति में, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन वाली, ठीक है, वो जो अंदर से निकलता है ज्ञान, अनुमान पर आधारित ज्ञान जो होता है उसको इंट्यूशन नॉलेज कहते हैं। इंट्यूशन से बना है ये, इंट्यूशन हम कहते हैं ना, हमें किसी चीज की इंट्यूशन हो रही है तो वही वाला सहज ज्ञान पैदा होगा, किससे? स्वशिक्षण विधि से, स्व अध्ययन विधि से होगा, ठीक है। फिर आगे ये कहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। अस्तित्ववादी इस चीज को बड़े वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये मैटर है, पदार्थ है जिसके बारे में इस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त कैसे करता है ये, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस पदार्थ के साथ तादात्म्य आवश्यक है, आइडेंटिफिकेशन, इतना करीब से महसूस कर लेना उसको, अपने आप को उसकी जगह रख देना, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य कहते हैं, ये आवश्यक है, ठीक है। और ये कहते हैं कि विज्ञान के बारे में इनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि विज्ञान उपकरण है, निर्धारक नहीं, उपकरण है, निर्धारक नहीं। यानी कि विज्ञान जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसे लक्ष्य बना लेना चाहिए, जैसे कि आज के समय में अक्सर हो रहा है कि विज्ञान ही लक्ष्य हो गया है, जबकि वो एक साधन है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है सर। तो ये बात हुई शिक्षण विधि के बारे में। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अब, और अब हम बात करते हैं कि विद्यार्थी के बारे में अस्तित्ववाद की संकल्पना क्या विचार देती है, ठीक है। विद्यार्थी के बारे में क्या कहती है, तो हम देखते हैं विद्यार्थी क्या माना है विद्यार्थी को इसमें, ठीक है। सात्र का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, सात्र कहते हैं he will have made what he will be, वह बना लेगा जो वह बनना चाहेगा। तो कुल मिला के स्व के निर्माण पर बहुत बड़ा बल है, और मनुष्य के हाथ में चयन की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी स्व निर्माण करने वाला, अपने जीवन का निर्माण करने वाला होता है, खुद वो अपने आप को निर्मित करेगा, ऐसी संकल्पना विद्यार्थी की जाती है। और कैसे करेगा, उसके लिए किर्केगार्ड एक विचार देते हैं। किर्केगार्ड कहते हैं कि बालक को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। हम कैसे स्वयं का निर्माण कर पाएंगे? स्वनिर्माण कैसे हो पाएगा? स्वनिर्माण व्यक्तित्व की रक्षा करके। हम अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर पाए, बस उसके द्वारा हम अपने स्व का निर्माण कर लेंगे। और ये कहते हैं कि बालक मात्र व्यक्ति नहीं है, कोई विशेषता युक्त नहीं है, बल्कि वो अद्वितीयता का धारण करने वाला होता है, यूनिकनेस। बालक अद्वितीय है, अद्वितीय, यूनिक। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसके गुण, उसकी काबिलियत, उसकी क्षमताएं दूसरे वालों से अलग होती हैं, और उसके अनुसार उसको प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और लक्ष्य क्या है जीवन का, जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वो है प्रामाणिक जीवन, प्रामाणिक जीवन, ऑथेंटिक लाइफ, ऑथेंटिक लाइफ, ये लक्ष्य है साथ। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? ऑथेंटिक लाइफ। और ऑथेंटिक या मीनिंगफुल लाइफ की तरफ हम कब बढ़ते हैं? जब हम अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, अपने स्व का निर्माण करते हैं और अपनी अद्वितीयता को हम बचाए रखते हैं।
ये विद्यार्थी के बारे में कहना है। व्यक्तिवादी धारणा का अस्तित्ववाद प्रबल समर्थक है, व्यक्तित्व की रक्षा करने पर सबसे ज्यादा बल देता है। ये बातें हैं विद्यार्थी के बारे में। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी और शिक्षक के बारे में। शिक्षक की क्या संकल्पना है सर? शिक्षक बड़ी जटिल संकल्पना है शिक्षक की। अध्यापक का कार्य अत्यंत कठिन है। अस्तित्ववाद के अनुसार क्या कार्य होना चाहिए? स्वतंत्रता देना बच्चों को क्लास में। अब स्वतंत्रता देना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। कैसे स्वतंत्रता देगा? ठीक है, उनके व्यक्तित्व को स्वीकार करके, उनकी अद्वितीयता को स्वीकार करके, उनकी विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप जैसे चाहें वैसे चीजों को सीख सकते हैं। सत्य को स्वतंत्र साहचर्य से बच्चों को सीखने देना चाहिए, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए इसको सत्य सीखने के लिए, जिससे कि बच्चे अपने मस्तिष्क को स्वयं संचालित कर सकें। ठीक है, अध्यापक के बारे में सबसे पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि अध्यापक को बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह सत्य का अन्वेषण कर सकें, अपने बारे में जान सकें, स्वतंत्र साहचर्य से सीख सकें और स्वयं का संचालन कर सकें, जिससे छात्र स्वयं का संचालन कर सकें। ठीक है, अपने आप को जिस दिशा में उन्हें बढ़ाना चाहिए वो उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा सकें और स्वयं के संबंध में, सत्य के संबंध में, अपने अस्तित्व के संबंध में वो निर्णय ले सकें। तो ये बात हुई साहब शिक्षक की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु हमारा है अनुशासन। अनुशासन की क्या संकल्पना है वो भी देखते हैं जरा। अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में क्या कहता है, क्योंकि ध्यान रखिए स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा बल दिया है, तो अनुशासन की जो संकल्पना होगी वो बहुत ही अलग होगी अस्तित्ववाद के अनुसार। अस्तित्ववाद स्वतंत्रता का पक्षधर है, परंतु फिर भी छात्रों में कर्तव्य की भावना को विकसित करता है। काम करने की भावना को विकसित करता है कि आप काम करिए। अब अनुशासन कैसे विकसित होगा? अनुशासन की जो अवधारणा है उसको अस्तित्ववादी कहता है कि अनुशासन जो है वो स्व की विधायक अवस्था है। स्व की विधायक अवस्था, स्व की विधायक अवस्था, पॉजिटिव स्टेज ऑफ सेल्फ कैसे पैदा होती है? ये पैदा होती है जिम्मेदारी से। जब बच्चे को इस बात का एहसास कराया जाएगा कि जो कुछ आप कर रहे हो उसके लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार हो, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, तो जो कर्तव्य वो कर रहा है उस कर्तव्य को करते समय वो जागरूक होगा, वो सजग होगा और वो इस बात के लिए चिंतित होगा कि यार जो मैं कर रहा हूं उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, इसको कोई और कहने सुनने वाला नहीं होगा, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सावधानी पैदा करेगा वो अपने अंदर, वो अपने अंदर आत्मबोध उसे इस बात का होगा कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मुझे इस काम को ठीक से करना चाहिए। मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि मेरे ऊपर आगे चलकर दोषारोपण आए कि आपने ऐसा काम किया है। इस फीलिंग को पैदा करना, चयन की जो दबाव की स्थिति है कि मैं अपने लिए क्या करूंगा, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं, तो चुना किसने? मैंने। और जब मैं खराब चीजों को चुनूंगा तो खराब परिणामों के लिए जिम्मेदारी किसकी? मेरी। ये जो फीलिंग है व्यक्तित्व के प्रति, अपने कर्मों के प्रति संचेतना, इस बात की संवेदनशीलता कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम मुझ तक जरूर आएगा और उसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार होऊंगा, किसी दूसरे को मैं उत्तरदायी नहीं ठहरा पाऊंगा। और जब व्यक्ति के अंदर ये बात आ जाती है तो स्व की विधायक अवस्था उसके अंदर पैदा हो जाती है।
और उसे अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि स्व अनुशासन की भावना उसके अंदर अपने आप से पैदा हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो हमने बात करी इस अस्तित्ववाद के संदर्भ में। इसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए, उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, विधियां क्या होंगी, शिक्षक का संकल्पना क्या है, छात्र की संकल्पना क्या है और अनुशासन की संकल्पना क्या है। ये मोटी मोटी बातें हमने अस्तित्व के बारे में की हैं, अस्तित्ववाद के बारे में। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अस्तित्ववाद के बारे में। जैसा कि हमने अभी कहा कि अस्तित्ववाद सामूहिक विधियों का विरोधी है, समाज का बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं है। तो प्रयोजनवाद प्रजातांत्रिक नीतियों, नियमों और व्यवस्थाओं का भी विरोधी है, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है और प्रजातंत्र की स्वतंत्रता तो सामूहिक जागरूकता और सामूहिक कार्यों से ही चलती है। इसलिए अस्तित्ववाद प्रजातंत्र का भी विरोधी बन जाता है अपने विचारों के कारण। तो साहब ये कुछ मोटी मोटी बातें थी अस्तित्ववादी विचारधारा के बारे में। इसके दार्शनिक पक्ष को हमने देखा, इसके शैक्षिक पक्ष को देखा, इसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, थोड़ी सी बात दो तीन इसके बारे में और करेंगे, फिर इसको खत्म करते हैं। देखिए ये बात तो सच है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान समय में तकनीकी प्रभाव के कारण, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा चलन हो गया है, उसके कारण हम अपने ही अस्तित्व से अछूते होते जा रहे हैं। हम क्या हैं, इसी बात को जानने का, इसी बात के बारे में विचार करने का हमारे पास वक्त नहीं है। बाकी दुनिया के बारे में हमारी फेसबुक में 5000 लोगों की लाइन हो सकती है, हमारे व्हाट्सएप में हजारों लोगों की लाइन हो सकती है, पर हम कभी भी शांति से बैठकर ये नहीं सोचते कि आखिर मैं क्या हूँ, मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, मैं अपने लिए जीवन के लिए किन चीज़ों का चयन कर रहा हूँ और जिन चीज़ों का चयन कर रहा हूँ उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी। तो हमारे जीवन का जो भावनात्मक पक्ष है वो पक्ष किसी न किसी रूप में थोड़ा कमजोर होता चला जा रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। और ये पिछले गत वर्षों से चलती हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी कमजोरी है कि शिक्षा व्यवस्था ज्ञानात्मक पक्ष का खूब विकास कर रही है, नॉलेज पे नॉलेज हमें भरे जा रही है हमारे दिमाग में। दूसरा क्रियात्मक पक्ष का भी विकास कर रही है, क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेजेस इतने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने हैं और तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, उन सब की भी बात हो रही है। पर इन सब के बीच में व्यक्ति के जो इमोशन है, उसकी जो भावनाएं हैं, जो सबसे अंतरंग और बहुमूल्य और सारगर्भित जो पक्ष है हमारे व्यक्तित्व का, वो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे संवेग हैं, उनकी उपेक्षा गत वर्षों से लगातार होती चली आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अस्तित्ववाद की जो महत्वपूर्ण देन वर्तमान शिक्षा के लिए हो सकती है वो ये है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था जिसका आयोजन किया जा रहा है, उस शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति के इमोशनल एस्पेक्ट को नरिश करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जब वो अपनी भावनाओं के प्रति, अपने प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक होगा, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहली चीज तो इंसान के सामने यही आती है कि वो खुद को जाने, खुद को पहचाने। अगर वो खुद को जान रहा है, खुद को पहचान रहा है, उसके बाद बाहर की चीजों के लिए जो वो एक्शन करेगा, जो वो क्रियाएं करेगा, वो अलग ही लेवल पर जाकर होंगे, ये तय है। तो महत्वपूर्ण है अस्तित्ववादी विचारधारा। व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है, उस पर बल देता है। व्यक्ति की वैयक्तिकता, चयन की उत्तरदायिता, मानवतावाद पर बहुत बल देता है, इंसानी गरिमा की प्रतिस्थापना करता है कि मानव को मानव के रूप में पहचाना जाना चाहिए और उसकी कर्मों की पूरी जिम्मेदारी उसे दी जानी चाहिए, जिससे कि एक उत्तरदायित्व का भाव उसके अंदर पैदा हो सके और व्यक्ति एक ऑथेंटिक लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। तो अस्तित्ववादी शिक्षा के अंतर्गत इतना ही, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।